स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को बताया कि मोदी 3.0 का पहला आम बजट विकसित भारत के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। ज्ञान पर फोकस है, 9 प्राथमिकताएं रखी गई है। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को लाभ होगा। साथ ही कृषि के लिए विशेष प्रावधान है इसमें और इससे राज्य के किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। जो आजादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता जनार्दन ने ये जनादेश से आशीर्वाद दिया है, उनके मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है। और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज, 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गांव लाभान्वित होंगे। और खबर रायपुर से, जहां बजट को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, भारत को सशक्त, शक्तिशाली और स्वाभिमानी बताने वाला बजट जो है वो बताया है। और सांसद अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में युवा, महिला, किसान सभी की चिंता इस बजट में की गई है। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए उन्हें स्किल किया जाएगा। उन्हें 1 साल तक 5,000 रुपए महीना मिलेगा। साथ में गरीब कल्याण योजना के तहत जो 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक अनाज देने की बात कही गई थी, उसे भी पूरा किया जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के लिए 1,48,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों का इजाद भी किया जा रहा है। 6 करोड़ किसानों को जो उनकी जमीन है उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। ये बजट सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान सभी की चिंता की गई है। इस बजट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 1 करोड़ नौजवानों को स्किल किया जाएगा। 1 साल तक उनको 5,000 रुपए महीना मिलेगा। साथ में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक अनाज देने की बात कही गई थी, उसको पूरा किया जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के लिए 1,48,00,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था इसमें की गई है। साथ में कृषि के बारे में भी, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों का इजाद, लगभग 104 नई किस्मों का इजाद किया जा रहा है। और 6 करोड़ किसानों को जो जमीन है उनकी जमीनों का उनको मालिकाना हक देने के लिए उनको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे।
और वहीं बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आम बजट लोगों को कोई राहत नहीं देने वाला है और न महंगाई से गरीबों को निजात दिला सकेगा। मोदी जी को अपनी सरकार बचानी है, इसलिए बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र बजट में बार बार हुआ। इन दो राज्यों के लिए खजाना खोल दिया गया, लेकिन शेष देश के जो अन्य राज्य है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। हिमाचल में आई आपदा के लिए 1 साल बाद राहत पैकेज की बात हुई, लेकिन कितनी राहत मिलेगी इसका विवरण बजट में शामिल नहीं किया गया। तो बजट को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी असंतोष जताया है और अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है अकाउंट पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो है आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खजाना खोला गया है, बाकी के जो अन्य राज्य हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 18 लाख निवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है, क्या शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि शहरी क्षेत्रों में आवास के कितने डीपीआर बनकर केंद्र को भेजा गया है। साहू जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद, तो उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि डीपीआर जो भेजे हैं कितना भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि 19,600 का आसपास आंकड़े बताए जो हमारी सरकार के समय भेजा गया था, लेकिन उसमें से भारत सरकार से एक भी स्वीकृत होकर नहीं आया है। तीसरी बात, मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं या जो कच्चे मकान हैं उसका डीपीआर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए। और खबर रायपुर से है, जहां राज्य की कानून व्यवस्था के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। मंडी गेट से लोधीपारा अवंतीबाई चौक तक सड़क पूरी तरह बंद कर दिया गया। पंडरी कपड़ा मार्केट से गाड़ियों को लोधीपारा की ओर आने भी नहीं दिया जा रहा है। गाड़ियों को दूसरी सड़क पर डायवर्ट किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने जो है विधानसभा का घेराव किया। रायपुर से ये जानकारी, और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने घेराव किया है और सड़क जो है पूरी तरह से बंद किए गए हैं। गाड़ियां जो है दूसरे रास्तों से आ जा रही हैं, उनकी आवाजाही अन्य रास्तों से कराई जा रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। और सड़कें जो है वो डायवर्ट कर दी गई है। गाड़ियों को दूसरी सड़कों से होकर आवाजाही कराया जा रहा है। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए और इसी के साथ साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ये घेराव किया है। विधानसभा का घेराव कांग्रेस की ओर से। तो रायपुर से यह जानकारी सामने आ रही है और राज्य में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, लगातार सरकार पर जो है विपक्ष हमलावर रही है, कांग्रेस पार्टी हमलावर रही है और इसी को लेकर अन्य भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। और इसके दौरान जो है सड़कें बाधित रही, बंद कर दी गई, रूट डायवर्ट कर दिया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कांग्रेस ने जो है विधानसभा का घेराव किया है, घेराव के मुख्य मुद्दे क्या क्या रहे हैं? जी आपको बता दें पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करके विधानसभा का घेराव करने जा रही है और कांग्रेस अपनी तरफ से पहले यही राजधानी के मंत्री और उसके बाद जो है प्रश्नकाल के बाद जो है विधानसभा घेराव करने निकले थी। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान करना पड़ रहा है कि विधायक दल जो है प्रश्नकाल में अभी विधायक सत्र भी चल, तो ऐसे में जब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस की जो सभा भी शामिल होंगे, उसके बाद जो है विधानसभा का घेराव और घेराव को लेकर सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि चारों तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक विभाग यहाँ से, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बसों की स्कूल को भी बंद कर दिया गया। तो ऐसे में जनता के परेशानियों को देखते हुए जो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी शहर में कोई सभा कर रहे हैं तो उसको पहले से ही इसके लिए अपनी प्लानिंग करें, जिससे आम जनता को परेशानी न हो सके। लेकिन ये जिसको भी राजधानी जी मनोज, अगर हम बात करें प्रशासन की, पुलिस व्यवस्था की, तो क्या पुलिस प्रशासन किस तरह की व्यवस्था की गई है? मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मंडी गेट से लोधीपाड़ा अवंती बाई चौक तक सड़क जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया और इस दौरान जो है गाड़ियां दूसरे रास्तों से होकर आने जाने लगी और कांग्रेस ने ये विधानसभा का घेराव किया, जिस दौरान आप देख सकते हैं कि कई मुद्दे ऐसे रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये घेराव। तो कानून व्यवस्था के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रही है और ऐसे में विधानसभा का घेराव कांग्रेस की ओर से। वहीं इस दौरान सड़कें भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए और गाड़ियों को दूसरे रास्ते से आने जाने को कहा गया और कांग्रेस की ओर से विधानसभा का घेराव किया गया। कानून व्यवस्था के साथ साथ अन्य कई मुद्दे रहे जिनको लेकर यह घेराव किया गया। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर हम बात करें तो क्या ये घेराव अभी भी जारी है? साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था की बात कर ले, क्या माहौल वहां देखे जा रहे हैं? आपको बता दूं अभी कांग्रेस की सभा चल रही है, नेता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वैसे में यहाँ के बाहर जो है सभा घेराव करने निकलेंगे। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है और प्रशासन की सहयोगियों को कानून व्यवस्था को लेकर वो दिन पहले से ही पूरी व्यवस्था लगा हुआ था। इसके लिए वोट डाला गया, कहीं जो है इन लोगों का विधानसभा तक पहुंच न सके उसके वेरिफिकेशन लगाए हैं प्रशासन द्वारा। तो ऐसे में देखा है तो ये जो राजनीति है। जी मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां युवक का अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला और इसके बाद चारों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि हाल ही में चारों आरोपियों ने एक युवक का अपहरण कर मारपीट की थी और युवक को मरा समझकर उसे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। शंकर सिंह ठाकुर को इन लोगों ने अपने पास अपने जो किराए के मकान में रहते थे वहाँ पर बुला के इसके साथ बेलबाल एवं अन्य चीज़ों को मारपीट किया गया था। मारपीट करने के बाद अपने गाड़ी में बैठाकर मंदिर एरिया में ले आके वहाँ पर भी उनसे मारपीट किया गया और जब अधमरा हो गया था उसको छोड़ के फिर उनको भाग गए थे। तो लगातार प्राथमिक सूचना पर FIR दर्ज कर लगातार विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी को पता तलाश किया जा रहा था। जब ये कुछ माध्यमों से पता चला कि आरोपी जो है
उज्जैन, फिर दिल्ली, फिर कन्नौज आपस में अपना लोकेशन बार बार बदल रहे थे। तो क्राइम और थाने की टीम दोनों मिलकर जो है आरोपियों को पीछा कर रही थी। और जब पता चला कि ये कहीं किसी घर में रुके हुए हैं तो तत्काल जो है घेराबंदी कर उक्त 4 आरोपी प्रिंस बागड़े, अंकुश राहनगाले, अनिल सिन्हा और ललित गोरे, चारों को पकड़ का अभिरक्षा में लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, गाड़ी को भी जब्ती बना लिया गया है एवं घटना में जो उसके द्वारा जो मोबाइल से जो वीडियो बनाया गया था उस मोबाइल को भी जब्त किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मनोज, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से जो है कई चीजें भी बरामद की गई है। जी, आपको पता है कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अपराध को शिक्षा था और उसको हुआ समझ के उसको राजधानी से सटा वहाँ एरिया वहाँ पर ले जाके उसको फिर दिए थे। और इन लोगों ने 4 आरोपों की तो फिर से ये लोग फरार हो गए। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। आप लगातार लोगों के बाद सोशल मीडिया से रील्स बनाकर वायरल करती है, ट्रैफिक कैसे चलती है। तो उसी की तरह की लोगों भी दहशत गर्दी के बनाकर सोशल मीडिया पर हो गया था। इसको देखकर प्रशासन को बता दूं छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन को लेकर लगातार सरकार को दिखाना। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर बलौदाबाजार से, जहां बीते दिन हुई चोरी में नाबालिग लड़के को पछाड़ा गया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि यह नाबालिग लड़के सूखा नशा करते हैं। मेडिकल स्टोर से नशे की गोली, जनरल स्टोर से व्हाइटनर लेकर नशा कर चोरी और कई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिली, जिस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने खाद्य एवं औषधि प्रसाधन और पुलिस विभाग को निर्देश देकर जिले की सभी मेडिकल स्टोर की जांच की गई और उन्हें नशे की गोली नहीं देने के लिए कहा गया। साथ ही साथ सेल और परचेज का हिसाब किताब सही रखने को कहा गया है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर दुर्ग से है, जहां खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार प्रतिष्ठान में दबिश दी जा रही है। कई नामी और प्रचलित प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों की बड़ी अनदेखी सामने आई है। ताजा मामला भिलाई से है, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सूर्या ट्रेजर, आईलैंड मॉल के KFC, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, हल्दीराम पर छापामार कार्रवाई कर जांच की, जिसमें मल्टीनेशनल फूड कंपनी KFC में यूज्ड तेल का इस्तेमाल करना पाया गया। तो सुरक्षा विभाग की छापेमारी और एक्शन मोड में खाद्य सुरक्षा विभाग दुर्ग से एक खबर सामने आ रही है, जहां सूर्या ट्रेजर, आइलैंड मॉल में दबिश दी गई और अब जो है विभाग ने नोटिस भी थमाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, खाद्य सुरक्षा विभाग की जो कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है इसको लेकर, क्या जो चीजें हैं वहां से बरामद हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी जी बताना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा जो अधिकारी है लगातार दुर्ग जिले में अलग अलग जगहों पे आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे जो सूर्या मॉल है वहाँ पे जब जाते हैं, वहाँ पे जो मल्टीनेशनल नामी गिरामी कंपनी के जैसे पिज्जा हट है, हल्दीराम के डोमिनोज है, KFC की जो आउटलेट है, वहां जाते हैं, जब वहां पे निरीक्षण करते हैं तो उनको वहां देखते हैं कि बहुत ही अनियमितताएं पाई जाती है उनके कंपनी के द्वारा। वहां पर एक ही थिएटर में जहाँ पे वेज और नॉन वेज है दोनों एक ही फ्रिज में रखा जाता है और एक ही काउंटर में रखा जाता है, एक ही मशीन में बनाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे वहां पे अनियमितताएं पाई गई। जब अधिकारियों द्वारा वहां पे पूछा गया कि यहाँ जो कर्मचारी इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है, तो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए वहाँ के मैनेजर। आपको बताना चाहेगी कि गाइडलाइन के हिसाब से जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं
उनकी मेडिकल जांच प्रॉपर हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो खाने से संबंधित चीजें होती है। वहीं पे बताना चाहेंगे कि एक केएफसी के पास जाते हैं, वहां पे जब देखते हैं तो जो चिकन जो बनाई जाती है उसमें एक ही तेल को बार बार रिपीट किया जाता है उसको वहां पे बनाने के लिए। इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। जूही जी, और किन किन जगहों पर यह दबिश दी गई है विभाग की ओर से? वहाँ पे केएफसी है, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट, हल्दीराम की जो आउटलेट है वहाँ पे जाके दबिश दी गई। वहाँ पे जब देखा गया तो उनके द्वारा डिस्प्ले पे उनके लाइसेंस भी नहीं लगाए गए थे। जी जूही जी, जिस तरीके से हम देखें तो जो खाद्य सुरक्षा मानक है उनमें बड़ी अनदेखी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इससे लोगों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। तो लगातार जो है सुरक्षा विभाग की ओर से, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ये छापेमार कार्रवाई और फिलहाल जो है नोटिस उन्हें थमा दिया गया है। और वहीं बलौदाबाद जिले के ग्राम महकोने स्थित अमर गुफा में जैत खाम तोड़े जाने की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलौदा बाजार पहुंचे। उन्होंने बैठक कर आयोग कार्यालय के लिए अधिसूचना एवं प्रक्रिया विनिमय को आखिर रूप देते हुए शासन को भेजा, ताकि आने वाले दिनों में अधिसूचना राजपत्र सहित दैनिक समाचारों में प्रकाशित हो सके। इसके साथ ही कार्यालय के बाहर आयोग कार्यालय संबंधित बोर्ड लगाने, कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति सहित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आयोग के सचिव को दिए हैं। और वहीं बलौदाबाजार में 10 जून को कलेक्टर और एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीम रेजिमेंट जिला बेमेतरा का जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार की घटना में न सिर्फ बलौदाबाजार जिले के बल्कि प्रदेश के जिलों से बड़ी संख्या में लोग तोड़फोड़ करने के उद्देश्य से आए थे। पुलिस द्वारा तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 171 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बढ़ते आगे, बलरामपुर में थाना अररिया पुलिस ने 3 असलाह विक्रेता को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में असलाह बनाने के सामान सहित बारूद भी बरामद किए गए हैं। अररिया पुलिस ने तीनों को गश्त के दौरान धर दबोचा। सूत्रों की मानिए तो ये लोग खुद असलहे का निर्माण करके कई क्षेत्रों में असलाह बिक्री करते थे, जिनको पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस के मुताबिक तीनों के साथ सभी प्राप्त सामान को बरामद कर लिया गया है। साथ ही तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों को न्यायालय भेजा गया। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में लगातार तलाश कर रही है। और छत्तीसगढ़ को शल्याभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।